20वीं सदी की तारीख में बहुत कम शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इतना जज्बा, तनाज़ा और मुसलसल दिलचस्पी पैदा की हो जितना अर्नेस्टो ची गुवेरा ने की। ची गुवेरा 14 जून 1928 को रोज़ारियो, अर्जेंटाइन में पैदा हुआ। वो एक मिडिल क्लास ख़ानदान से था जिसकी जड़ें स्पेनिश आयरिश थीं। इसकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी बनी जिसमें एडवेंचर, आइडियोलॉजी, इंपीरियलिज्म और इनइक्वालिटी के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद शामिल थी। इसके वालिद अर्नेस्टो गुवेरा लिंच एक इंजीनियर थे और लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते थे। इसकी वालदा सीलिया डी ला सर्ना ने इसके अंदर लिटरेचर की मोहब्बत और सोशल हायरार्की से नफरत पैदा की। बचपन ही से ची शदीद एज़मा का मरीज था, एक ऐसी बीमारी जो सारी जिंदगी इसके साथ रही, लेकिन इसने कभी इसकी रूह को कमजोर नहीं किया। वो 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और एक ऐसे घर में पला बड़ा जहां इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और पॉलिटिकल डिस्कशन को अहमियत दी जाती थी। इनके घर में अक्सर स्पेनिश सिविल वॉर और रिपब्लिकन्स की मुश्किलात पर बात होती थी। इसके बचपन के सालों में खानदान के साथ पूरे अर्जेंटाइन में सफर शामिल थे, जिनकी वजह से इसने मुख्तलिफ कल्चर्स देखे और रूरल पॉवर्टी की तल्ख हकीकतों को करीब से जाना। ची का बचपन आम नहीं था। सेहत के मसाइल के बावजूद वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, खास तौर पर रग्बी में। इसके अग्रेसिव अंदाज की वजह से इसे फ्यूजर का निकनेम मिला, जो स्पेनिश लफ्ज फ्यूरिबांदो और इसके सरनेम का मिलाप था। वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला था। इसने पाब्लो नेरूदा, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड की किताबें पढ़ी, जिन्होंने इसकी सोच को गहरा किया। टीनेज तक पहुंचते पहुंचते इसने पॉलिटिकल आइडियाज बनाना शुरू कर दिए थे और अर्जेंटाइन के डिक्टेटर हुआन पेरन की हुकूमत की मुखालफत की। यही वो दौर था जिसने इस इंसान की बुनियाद रखी जो बाद में अपनी बोर्जुआ अपब्रिंगिंग की आसाइशें छोड़कर एक इनकलाबी आवारा जिंदगी को अपना लेगा। 1948 में ची ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयरेस में मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की। इसका मकसद इंसानी तकलीफ को कम करना था। पढ़ाई सख्त थी, मगर वो सफर भी करता रहा। 1950 में इसने अकेले 4500 किलोमीटर की शुमाली अर्जेंटाइन में बाइसाइकिल जर्नी की। इस दौरान इसने मुख्तलिफ छोटे मोटे काम किए और इंडिजिनस कम्युनिटीज की मुश्किलात को अपनी आंखों से देखा। 1953 में मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद इसने लेप्रेसी ट्रीटमेंट में स्पेशलाइजेशन की, मगर इसकी असल तालीम सड़कों पर हुई। इसी वक्त इसकी सोच वाज़ेह होने लगी कि सिर्फ मेडिसिन गुर्बत और एक्सप्लॉयटेशन का इलाज नहीं कर सकती, इसके लिए सिस्टम को बदलना जरूरी है। ची की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ 1951 से 1952 का वो मशहूर मोटरसाइकिल सफर था जो इसने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ किया। वो एक पुरानी 1939 की नॉर्टन मोटरसाइकिल पर निकले, जिसे वो ला पेड्रोसा कहते थे। इन्होंने अर्जेंटाइन, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और यहां तक के मियामी तक का सफर किया। मोटरसाइकिल बार बार खराब होती, इन्हें हिच हाइकिंग करना पड़ता, मगर यह तजर्बात इनकी जिंदगी बदलने वाले थे। चिली में ची ने चिक्विकामाता के कॉपर माइनर्स की खराब हालत देखी, जो अमेरिकन कंपनीज के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहे थे। पेरू में इसने सैन पेब्लो की लेपर कॉलोनी में वॉलंटियर के तौर पर काम किया, जहां मरीजों की हिम्मत और कम्युनिटी स्पिरिट ने इसे अंदर से हिला दिया। इसने अपनी डायरी में लिखा कि लैटिन अमेरिका के लोग एक गहरा अलमिया हैं जो सिर्फ इंपीरियलिज्म के तहत मुश्तरका जुल्म की वजह से जुड़े हुए हैं। ये सफर, जो बाद में द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से मशहूर हुआ, ची की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाने का सबब बना। अब वो लैटिन अमेरिका को अलग अलग ममालिक नहीं, बल्कि एक वाहिद जिस्म समझने लगा जो यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस और लोकल एलिट्स की वजह से तबाह हो रहा था।
इस सफर के इख्तिताम पर चीन ने फैसला किया कि वो मजलूमों के लिए लड़ेगा, चाहे इसके लिए इसे खून ही क्यों ना बहाना पड़े। यहीं इसकी रोमांटिक आइडियलिज्म और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एक साथ जुड़ गईं और इसकी रेडिकलाइजेशन का आगाज हुआ। वापस आकर इसने अपनी मेडिकल स्टडीज मुकम्मल की, मगर ज्यादा देर नहीं रुका। 1953 में वो ग्वाटेमाला पहुंचा, जहां प्रेसिडेंट जैकोबो अर्बेन्स की हुकूमत लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी। खास तौर पर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी से जमीन लेकर किसानों में तकसीम की जा रही थी। यहाँ इसे ची का लक़ब मिला, जो अर्जेंटाइन स्लैंग में बड़ी या हे के लिए इस्तेमाल होता है। मगर 1954 में CIA के तावन से होने वाली कू ने अर्बेन्स की हुकूमत को गिरा दिया। ची ने मलेशिया में शामिल होकर मुज़ाहमत की कोशिश की, मगर नाकामी के बाद इसे मेक्सिको भागना पड़ा। इस वाक़े ने ची को कायल कर दिया कि पीसफुल चेंज मुमकिन नहीं। US एम्पीरियलिज्म के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन ही वाहिद रास्ता है। मेक्सिको सिटी में ची की जिंदगी ने नया रुख लिया। वहाँ इसकी मुलाकात रॉल कास्त्रो और फिर 1955 में फिदेल कास्त्रो से हुई। दोनों की रात भर की गुफ्तगू के बाद ची ने क्यूबन रेवोल्यूशन में शामिल होने का फैसला कर लिया। इसने गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग ली और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। 2 दिसंबर 1956 की धुंधली सुबह में एक पुरानी यॉट जिसका नाम ग्रैनमा था, क्यूबा के साहिल पर पहुंची, जो मेक्सिको से 82 पुरअज़्म इनकलाबियों को लेकर आई थी। इनमें एक नौजवान अर्जेंटाइन डॉक्टर अर्नेस्ट ची गुवेरा भी था, जिसका नाइंसाफी के खिलाफ गुस्सा इसे इस लम्हे तक ले आया था। जैसे ही यॉट साहिल पर पहुंची, बटिस्टा की फोर्सेस ने इस पर हमला कर दिया और ज्यादातर ग्रुप मारा गया। जो लोग बच गए, तकरीबन सिर्फ 1 दर्जन, जिनमें फिदल, इसका भाई राउल और ची शामिल थे, वो भागकर सियारा माइस्त्रा माउंटेन्स में चले गए। वहां क्यूबा के मशरकी जंगल के दिल में इन्होंने खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया। ची शदीद अज़मा के बावजूद ना रुकने वाला साबित हुआ। इसने किसानों को गुरिल्लास की ट्रेनिंग दी, खतरनाक एम्बुशेस की क़यादत की और जल्द ही कमांडेंट के ओहदे पर पहुंच गया। फिदल के बाद वो दूसरा अहम तरीन आदमी बन गया। इसकी यूनिट डिसिप्लिन और बहादुरी की वजह से मशहूर हो गई और देहाती लोगों से इत्तेहाद बने, जो बागियों को खाना और पनाह देते थे। 1958 तक हालात बदल गए। चीन ने मगरिब की तरफ एक जुर्रतमंदाना पेशकदमी की, जिसका अंजाम बैटल ऑफ सांता क्लारा में हुआ। दिसंबर के आखिर में इसकी फोर्सेस ने आर्मर्ड ट्रेन को पटरी से उतार दिया, जो बटिस्टा की रीइंफोर्समेंट ले जा रही थी। शहर पर कब्जा कर लिया और रजीम का हौसला तोड़ दिया। जैसे ये खबर फैली, बटिस्टा 1 जनवरी 1959 को मुल्क छोड़कर भाग गया। इनकलाबी फातिहाना अंदाज में हवाना में दाखिल हुए, जहां अवाम ने इन्हें लिबरेटर्स के तौर पर खुशामदीद कहा। नए क्यूबा में ची एक मरकजी किरदार बन गया। इसने एग्रेरियन रिफॉर्म्स की निगरानी की, ज़मीन किसानों में तकसीम की, नेशनल बैंक का सरबराह बना और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज संभाली। इसने तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। एक सख्त एंटी इंपीरियलिस्ट के तौर पर इसने क्यूबा को सोवियत यूनियन के करीब किया और आलमी इनकलाब की हिमायत की। 1965 के बाद ची गुवेरा की जिंदगी एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है, जो इक्तदार, शोहरत और आराम सब कुछ छोड़कर एक बार फिर जंगल, खतरे और तन्हाई को चुन लेता है। क्यूबा में वो एक ताकतवर शख्सियत बन चुका था। हुकूमत में आला ओहदे, आलमी सतह पर पहचान और फिदल का करीबी साथी होना, ये सब इसके पास था। मगर ची के लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं था। इसके नज़दीक इनकलाब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं हो सकता। 1965 में ची ने अचानक मंजर से गायब होने का फैसला किया। इसने फिदल कास्त्रो को एक अलविदाई खत लिखा, जिसमें इसने कहा कि वो अब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्से इसकी खिदमात को पुकार रहे हैं। इस खत में इसने अपनी क्यूबन शहरियत भी छोड़ दी। ये एक गैर मामूली फैसला था। एक शख्स जो इक्तदार में हो खुद सब कुछ छोड़ दे। इसके बाद ची खुफिया तौर पर अफ्रीका चला गया। इसकी पहली मंजिल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो थी, जहां वो सिम्बा रेबल्स की मदद के लिए आया। इस वक्त ची को लगता था कि अफ्रीका
خاص طور پر کانگو عالمی انقلاب کا اگلا محاذ بن سکتا ہے۔ وہ ایک جعلی نام اور ڈسگائز کے ذریعے وہاں پہنچا تاکہ کسی کو اس کی اصل شناخت کا علم نہ ہو۔ کانگو میں چی کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی باغی گروہ ڈسپلن سے محروم تھے، ٹرائبل اختلافات بہت گہرے تھے اور قیادت کمزور تھی۔ چی نے گوریلا ٹریننگ دینے کی کوشش کی، مگر اکثر جنگجو لڑنے کی بجائے بھاگ جاتے یا جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ CIA اور مغربی طاقتیں موبوٹو کی حکومت کی مدد کر رہی تھیں۔ چی نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ مشن اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہوا۔ 7 ماہ بعد بیمار، تھکا ہوا اور دل شکستہ چی نے کانگو چھوڑ دیا۔ اس نے مان لیا کہ صرف جذبہ انقلاب کے لیے کافی نہیں ہوتا، عوامی حمایت اور منظم سٹرکچر بھی ضروری ہوتا ہے۔ کانگو سے واپسی کے بعد چی کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ رہا۔ اس دوران وہ بولیویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ بولیویا، جو ساؤتھ امریکہ کے دل میں واقع ہے، وہاں سے انقلاب پورے بر اعظم میں پھیل سکتا ہے۔ 1966 میں چی ایک بار پھر ڈسگائز میں بولیویا پہنچا۔ اس بار وہ گنجا تھا، داڑھی نہیں تھی اور اس کا نام ایڈولفو مینا گونزالز تھا۔ بولیویا میں چی نے نیشنل لبریشن آرمی کے نام سے ایک چھوٹا گوریلا گروپ بنایا۔ شروع میں اس کے پاس تقریباً 50 جنگجو تھے، مگر جلد ہی مسائل سامنے آنے لگے۔ مقامی کسانوں نے اس کی حمایت نہیں کی کیونکہ وہ اسے آؤٹ سائیڈر سمجھتے تھے۔ بولیوین کمیونسٹ پارٹی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹیرین سخت تھا، جنگلات گھنے تھے اور رسد کی کمی تھی۔ دوسری طرف CIA اس پورے آپریشن پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ امریکی ایڈوائزرز نے بولیوین رینجرز کو ٹریننگ دی جو خاص طور پر چی کو پکڑنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ چی کا گروپ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ کچھ لوگ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور کچھ گرفتار ہوئے۔ 8 اکتوبر 1967 کو لا ہگویرا کے قریب یورو ریوائن میں چی زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے ایک چھوٹے سے اسکول کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں اس سے پوچھ گچھ کی گئی، جس میں CIA ایجنٹ فیلکس روڈریگز بھی شامل تھا۔ وہ چی کو زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اگلے دن 9 اکتوبر 1967 کو صدر رینے بیرینتوس کے حکم پر ایک فوجی سارجنٹ ماریو ٹیرن نے چی کو گولی مار دی۔ چی کے آخری الفاظ تھے، گولی مارو بزدل، تم صرف ایک انسان کو مار رہے ہو، خیال کو نہیں۔ چی کی لاش کو پریس کے سامنے دکھایا گیا تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کے ہاتھ کاٹ کر فنگر پرنٹس کے لیے بھیجے گئے اور لاش کو خفیہ طور پر دفن کر دیا گیا۔ کئی سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں دفن کیا گیا ہے۔ 1997 میں تقریباً 30 سال بعد چی کی باقیات کو والے گراندے میں دریافت کیا گیا اور پھر کیوبا کے شہر سانتا کلارا میں ایک موسولیم میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی لوگ اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چی کی موت کے بعد وہ ایک انسان سے بڑھ کر ایک علامت بن گیا۔ اس کی تصویر، اس کے الفاظ اور اس کی کہانی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ اسے آزادی کا ہیرو کہتے ہیں، کچھ اسے ایک بے رحم انقلابی، مگر حقیقت یہ ہے کہ 1965 کے بعد چی نے جان بوجھ کر ناکامی، تنہائی اور موت کا راستہ چنا، صرف اس یقین کے ساتھ کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔